तो इमरान प्रतापगढ़ी एक जमाने पर अच्छे शायर थे, तो बेबाकी से अपनी शायरी को किया करते थे। अब वो गुलाम है एक पार्टी, क्योंकि राज्यसभा का सीट उनको मिला और वो गुलामी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है ना, तो 17,000 रुपये का कर्जा उसके ऊपर होता है। ये हमारे बिहार की जीडीपी है, ये हमारे बिहार की सच्चाई है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, कोई टैलेंट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लगे उनका जय जयकारा लगाते रहे। किस बात की बात करें भाई? आपने ऐसा किया क्या है? आपने ऐसा बोला क्या है? आपने कौन सा संघर्ष किया है? तो हम लोग बैरिस्टर साहब से प्रभावित रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको नेता मानते हैं। तो मैं आकर के आपको उठा दूं तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, कि आप कहिएगा नहीं मैं तो कीचड़ में गिरा हुआ था तो मैं ठीक था, आप क्यों मुझे आकर के उठा दिए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे भाई, तुम कीचड़ में गिरे हुए थे, तुम फंसे हुए थे। 7 विधायक है हमारे, मुख्यमंत्री घुटने टेकता है। आओ हमारे हैदराबाद में, फ्री में शिक्षा है, फ्री में स्वास्थ्य है, सड़कें बढ़िया, नाली बढ़िया। तो अगर यहाँ अभी तक तो एक ही अब्दुल था, अब दूसरा अब्दुल रणजीत सिंह होंगे, कई होंगे हमारे, कम से कम 15 हम जीतने जा रहे हैं। सरकार जिसकी भी हो, ये नेता बनने नहीं आए, लोगों को ताकत देने आए। नेता तो ये ऑलरेडी है, राजनीतिक ग्राउंड है, ये ऑलरेडी नेता है। ये आरोप मिथ्या है। ये तय है कि ढाका विधानसभा में हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा। मैं खुद हिंदू, और लोग कहते हैं कि वो इसी साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी। चलो मान लिया अगर मुसलमान की भी पार्टी, तो अगर इस बार भी लोग भटके, दोबारा कोई हिंदू, मुझे नहीं लगता है कि एआईएमआई में किसी भी मुसलमान पार्टी में इतनी शिद्दत से काम कर। तो हम लोग मोटरसाइकिल से अपना जो है क्षेत्र भ्रमण करने का प्रोग्राम बनाए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद, हजारों की संख्या में लोग चले आए और जिस तरीके से हौसला बढ़ाए, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ढाका में कोई लड़ाई अब बची नहीं है और जनता का मिजाज जो है बदलाव का है। हमारे बड़े भाई मनमोहन गामा जी भी लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं और उनसे भी फीडबैक जो है मिल रहा है। जो भी हमारे लोग, अपने लोग हैं, कुछ दिखा करके, कुछ अनजान बन करके भी सर्वे हम लोगों ने कराया, तो लोग थोड़ा सा बोलने से घबरा रहे हैं, क्योंकि विधायक और विधायक का एक बड़ा गैंग है कि अगर तुम कुछ उनके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें केस में फंसा देंगे। तो उस गैंग वाले लोग का दबाव रहता है, इसलिए कई लोग, लेकिन अंदर अंदर जो हम लोगों ने अंडर करंट को फील किया है वो जबरदस्त है। और आप देखिएगा कि रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उन्होंने कहा कि राणा रणजीत सिंह के भाई बीजेपी के विधायक हैं। अब ऐसे साहब उनको टिकट इसलिए दिए कि मतलब कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। देखिए, ऐसा है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब खुद एक जमाने में सच बोलने वाले व्यक्ति थे, मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते थे, लेकिन बाद में एक मिजाज है कांग्रेस वालों का, आरजेडी वालों का, कि कोई भी लड़ाई अगर लड़ता है तो उसको ये लोग अपने गुलाम बना करके, कि मुसलमानों की क़यादत और सोए हुए मुसलमानों को जगाने का कोई प्रयास करता है तो उनको बड़ा चिंता होने लगता है। इसलिए तुरंत उसको वो या तो किसी पद से, किसी पैसा से, किसी तरीके से उसको अपने पक्ष में लेकर के उसको शांत करने का प्रयास करते थे। इमरान प्रतापगढ़ी एक जमाने पर अच्छे शायर थे, तो बेबाकी से अपनी शायरी को किया करते थे। अब वो गुलाम है एक पार्टी के, क्योंकि राज्यसभा का सीट उनको मिला और वो गुलामी कर रहे हैं। तो वो अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ये है कि आपके कितने भाई हैं मैं नहीं जानता हूँ, तो ये एफिडेविट बना के दीजिएगा क्या कि आपके भाइयों में बंटवारा नहीं होगा ज़मीन का, आजीवन आप एक साथ रहिएगा। अरे भाइयों में तो बंटवारा तय है, हर भाई का बंटवारा होता है। तो आप भाई से तुलना करिएगा कि पिता से तुलना करिएगा। मेरे किसी की भी पहचान जो है उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू आजीवन सेकुलर पॉलिटिक्स उन्होंने किया, आरजेडी में रहे, पहले जनता दल में थे, बाद में राष्ट्रीय जनता दल में रहे। तो लालू जी का आरजेडी हुआ करता था, वे तेजस्वी जी के आरजेडी में हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। अब मंत्री को अगर अपने नेता से मिलने के लिए 1 हफ्ता लग जाए, किसी से पैरवी कराना पड़े, आपके विधायक को पैरवी कराना पड़े अपने नेता से मिलने के लिए, तो ऐसा भैया ये काम हम लोग राजपूत समाज के लोग ऐसी नेतागिरी नहीं कर सकते हैं। जहाँ रहेंगे स्वाभिमान से रहेंगे, अपनी इज्जत को बरकरार करके रखेंगे। हम लोग जाकर किसी की जी हजूरी नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, कोई टैलेंट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लगे उनका जय जयकारा लगाते रहे। किस बात की बात करें भाई? आपने ऐसा किया क्या है? आपने ऐसा बोला क्या है? आपने कौन सा संघर्ष किया है? तो हम लोग बैरिस्टर साहब से प्रभावित रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको नेता मानते हैं। लेकिन सर, ये जो राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, ये बैरिस्टर साहब के वोटों से, यानी आपके वोटों से ही राज्यसभा में गए हैं, शायद 2 वोट कमी रह गई थी। तो आज इतना तल्ख लहजा उनका रहता है, उसके पीछे कोई खास उनको भेजा ही इसीलिए गया था, क्योंकि देखिए एक तो भीड़ यहाँ इकट्ठा हो नहीं पाया। वो इसी साहब का जब प्रोग्राम ढाका में हो गया और जिस तरह का जन सैलाब आया, तो इनको मालूम चल गया कि ढाका में उस रिकॉर्ड को हम नहीं ब्रेक कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि चलो भैया मुशायरा के नाम पे भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, पार्टी के नाम पे। नहीं सर, वो सवाल ये है कि आपके 2 एमएलए ने उन्हें वोट देकर राज्यसभा सांसद भेजा था। अब ये वो तो इनकार करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अब इमरान प्रतापगढ़ी साहब कुछ अपना नया नियम बताते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं था, हम मांगने नहीं गए थे, उन्होंने खुद दे दिया। तो भाई एहसान फरामोशी बोलिएगा। आपको मदद, अगर आप गिरे हुए हैं पानी में, कीचड़ में, तो मैं आकर के आपको उठा दूं तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ना,
कि आप कहेगा नहीं मैं तो कीचड़ में गिरा हुआ था तो मैं ठीक था, आप क्यों मुझे आकर के उठा दिए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे भाई तुम कीचड़ में गिरे हुए थे, तुम फंसे हुए थे। तो वही वाली स्थिति है। तो उसमें क्या सच्चाई है नहीं मालूम। इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक जमाने में, वही है तो वीडियोस तो सामने है ना, तथ्य के सामने, उसका क्या सबूत देना है, जी जी। सांच को आंच कैसा। तो वो तो वीडियोस में उन्होंने बोला है कि दारुसलाम और ओवैसी साहब एक शेर है, और अकबरुद्दीन मैं अकबर बोल रहा हूँ, तरह तरह के मुशायरे किए उन्होंने। तो वो झूठ थोड़ी ना है। एक टाइम पे आप उनके ये थे, तारीफ किया करते थे, आज आप कांग्रेस में चले गए तो आप उल्टा सीधा बोलिएगा। विपक्ष के सर कई नेता बोल रहे हैं कि राणा रणजीत सिंह चुनाव के बाद पार्टी छोड़ देंगे। ये तो हमेशा बोलते रहे, और इससे नया पहले क्या भी है, बोला लोकसभा गया। इससे पहले भी बोला गया जी। जब राणा रणजीत सिंह हमारे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब मैं भी चुनाव लड़ रहा था भैया, तो भी लोगों ने ये कहा कि सिर्फ ये चुनाव लड़ने आया फिर समाजवादी में भाग जाएगा। और ये साबित हो गया है कि राणा जी बिहार को पूरे अपने कंधे पे लिए चल रहे, पार्टी को पूरी मजबूती के साथ साथ दे रहे, आगे भी देंगे। ये नेता बनने नहीं आए हैं, लोगों को ताकत देने आए हैं। नेता तो ये ऑलरेडी है ही, जो राजनीतिक ग्राउंड है ये ऑलरेडी नेता है। तो ये आरोप मिथ्या है और ये सवाल भी आपका गलत है। सर अभी जैसे बिहार में बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा बिल्कुल, स्वास्थ्य जो है, शिक्षा की जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल खराब है, बिहार से रेगुलर मजदूरों का पलायन हो रहा है, उसके लिए आपका क्या रोड मैप है जीतने के बाद? देखिए मेरा रोड मैप तो है, लेकिन बिहार सरकार की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो ये मुद्दे तो चुनाव में रहते ही नहीं है, ये मुद्दे तो बचते ही नहीं है, ये अलग ही मुद्दे बन जाते हैं। यहाँ तो हिंदू मुसलमान जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, यहाँ तो केवल हिंदू मुसलमान में होता है। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो हम लोगों ने पहल किया है, चूंकि ये तय है कि ढाका विधानसभा में हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा। मैं खुद हिंदू हूँ, और लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी, चलो मान लिया अगर मुसलमान की भी पार्टी है, तो मैं खुद एक हिंदू हूँ और मुसलमान की पार्टी से लड़ रहा हूँ। तो ये तो तय है कि हिंदू मुसलमान ही विकास का मुद्दा होगा। बाकी जो आपने सवाल किया है, तो उसकी सच्चाई ये है कि यहाँ बिहार सरकार जो तनख्वाह दे दे, तो भी अखबार का हेडिंग होता है कि दिवाली के अवसर पर शिक्षकों को तनख्वाह दिया गया। तो ये है हमारी सरकार की सच्चाई कि हम तनख्वाह तक देने में समर्थ नहीं है। और तेजस्वी यादव जी हो चाहे सरकार हो, चुनावी वादे कर रहे हैं, चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब पैसा जो है 10,000 बांट रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हर घर से एक नौकरी दे देंगे। अरे भाई साहब क्या है, जो सच्चाई है उसको जब तक जानिएगा नहीं, जब तक बीमारी को नहीं जानिएगा, बेहतर इलाज आप कर नहीं पाइएगा। तो एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नेता, अच्छी पार्टी का जो मैनिफेस्टो ये होता कि पहले बीमारी को जनता के सामने रखते कि आज के दिन ये सच्चाई, हम यहाँ खड़े हैं। सच्चाई ये है कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है ना, तो 17,000 रुपये का कर्जा उसके ऊपर होता है। ये हमारे बिहार की जीडीपी है, ये हमारे बिहार की सच्चाई है। तो ये विषय रहता कहाँ है, ये विषय तो लोग चुनाव तक बचता ही नहीं है, वो तो भटक जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, ढाका की बात करूं, तो मेरे ढाका के लोगों में बहुत टैलेंट है। वो कारीगर के रूप में, सिलाई मशीन के रूप में बहुत मजबूत लोग हैं, जो 40,000 मुंबई में रहते हैं, 40,000 मुंबई में काम करते हैं। अपना पसीना का और अपनी कारीगरी का सारा क्रेडिट जो है मुंबई ले जाता है। तो ये उन कारखानों को अगर यहीं स्थापित मैं करूंगा, तो एक बड़ा अर्थव्यवस्था में ढाका विधानसभा में खड़ा कर पाऊंगा। तो ये रोजगार के संबंध में और यहाँ के अर्थव्यवस्था को लेकर के मेरी समझ है, और इस पर मैं काम करूंगा। और निश्चित रूप से मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ। मेरे पिताजी पहले जो है एमपी और मंत्री बनने से पहले एक शिक्षक थे एमएस कॉलेज में। तो शिक्षा का महत्व को मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी भी जानते थे, इसलिए मुझे बाहर भेजा। मैं राजस्थान से मैंने अपनी स्कूलिंग की पिलानी से, इंजीनियरिंग मैंने पुणे से किया, तो बाहर रहा, इसलिए कि ऐसा ना लगे मेरे बेटे को भी मंत्री का बेटा है तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत इसके अंदर वो एक अहंकार आ जाए या इसके अंदर वो चीज़ आ जाए। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक का बेटा हूँ, तो शिक्षा मेरे लिए हमेशा से प्राथमिकता रहा है। और हम लोग इसीलिए देखिए, कल एक दलित बस्ती में मुझे कॉपी कलम से तोलने का काम किया लोगों ने। तो ये समझदारी है, दलित संगठित और शिक्षित बन रहा है। और निश्चित रूप से जब सबसे कमजोर तबका, सबसे पिछला तबका अगर इस तरह का सोच रखने लगा है, तो अब वक्त आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था को अगर हम बेहतर करें, तो हर गांव और घर की स्थिति को हम बेहतर कर सकते हैं। मैं सवाल आपसे वही कर रहा था कि आपको क्षेत्र की जनता ने, ढाका विधानसभा की जनता ने आपको कॉपी किताबों से तोला गया, तो उसके पीछे क्या संदेश था, वही मैं सवाल। देखिए ये है कि एक ढकोसला होता है जो विधायक लोग अक्सर करते हैं, पूर्व विधायक या सभी प्रत्याशी ये करते हैं कि अपने से पैसा दे दिया, लड्डू वहां बनवा लिया, तौला तौली चल रहा है, जलेबी तौला तौली चल रहा है। चुनाव आप जीते ही नहीं, अभी से लड्डू और जलेबी बांट रहे हैं, कौन सी समझ है भाई आप? तो और जनता की भी कमी है इसमें। जनता विधायक को जो है, एक तो विधायक कभी क्षेत्र में आता नहीं,
पूर्व विधायक या प्रत्याशी जो होता है, चुनाव के समय एक ही मौका है कि विधायक कम से कम आपके गांव गली में आएगा वोट मांगे। ये तो अवसर है, इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। तो लगे आप लड्डू से तौल लें, अरे उसको सच्चाई बताइए कि भैया ये नाला का पानी जो है, आप आए हैं विधायक जी, पिछले बार भी आकर के वादा किया था कि ठीक करा दूंगा, दोबारा आप आए, देखिए वही स्थिति है। तो आप भूल ना जाए इस बार, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं इस नाला के पानी से मैं तौलूं। कहीं कहीं बिजली का जो है पोल तक नहीं लगा हुआ है, बांस पे जो है बिजली हाई टेंशन तारे गई हुई हैं, उसकी समस्या का उजागर करिए। कई गांव मेरे यहाँ गही पंचायत एक है, वहां पे मुखिया, पूर्व मुखिया वगैरह का यही सिंडिकेट है। वो बच्चे को फंसाएंगे, थाना वाले से सेटिंग है, उसके बाद खुद बचाने आएंगे कि मुखिया जी ही फंसाए, मुखिया जी ही पैरवी किए, और बाबू कुछ दे तो पैसा खर्चा लगता है। तो प्रति महीना का 10-15 लाख का उगाही है, एक अलग सिंडिकेट, एक अलग बिजनेस है यहाँ। तो ये कुछ प्रभावशाली लोग थाना के साथ मिलकर के इस तरह का सेटिंग गेटिंग करते हैं, तो इन सबको उजागर करेंगे। तो लास्ट में ढाका विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ढाका विधानसभा की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि ये महात्मा गांधी जी की धरती रही है। पढ़ौड़ा लखन सेन में गांधी जी आए, अपना पहला बुनियादी विद्यालय खोलने का काम किया। ढाका की धरती में एक बहुत ऊर्जावान एक जगह है, और आज मैं विधायक प्रत्याशी मात्र हूँ, लेकिन आज पूरा देश मुझे जानता है और ढाका को भी जानता है। ढाका को पहले लोग बांग्लादेश में मानते थे, जब मैं कुछ नहीं हूं, तो आज ये संघर्ष करके ढाका को एक पहचान दिलाने में कुछ हद तक मैं सफल हुआ हूं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर मैं सदन में गया, छोटे सदन में फिर बड़े सदन में अगर मैं गया, तो ढाका चूंकि मेरी कर्म भूमि है और रहेगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग इसको कहां तक लेकर के जा सकते हैं। अभी के जो भी लोग विधायक, पूर्व विधायक रहे, आपने उनको परखा है, इसलिए जाति धर्म में नहीं बढ़ करके एक अच्छे व्यक्ति को जो है आप मौका दीजिए। वो आपके बीच आया है, और एक जो है ना, एक बड़े और इसको नए विकल्प को तलाशिए। और बैरिस्टर साहब की पार्टी, जिसके ऊपर दाग लगाते हैं लोग, ये मुसलमानों की पार्टी है, उसके लिए भी जो है आपके पास एक बड़ा मौका है। एक तो हमारी पार्टी हर जगह लड़ती नहीं, अगल बगल के मुझे लगता है कि 30-40 सीटों में मात्र मैं लड़ रहा हूँ, तो ये एक मौका है। आप कहते हैं ओवैसी साहब 2 बार ओवैसी साहब ढाका आए, मेरी वजह से आए, और अगर इस बार अगर हमारे मुस्लिम भाई खास करके भटकते हैं, तो शायद ये उनको जो दोबारा ये निराश होगी, और शायद आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो वचनबद्ध हूँ, लेकिन हाँ, जो भी हिंदू मुझे देख रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जो इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से चुनाव मुसलमानों की लड़ाई को लड़ रहा है, देखते हैं कि वोट में क्या होता है। तो अगर इस बार भी लोग भटके, दोबारा कोई हिंदू, मुझे नहीं लगता है कि AIMIM में किसी भी मुसलमान पार्टी में इतनी शिद्दत से काम कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। पंडित जी, आप संगठन से हैं और बिहार में लगातार चुनाव पार्टी आपकी लड़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो गठबंधन की और पार्टियां हो, सब आप ही पे हमलावर क्यों हैं? जिंदों की ही चर्चा होती है, मुर्दे को तो हर कोई सलाम किया करते हैं, क्यों विधायक जी? बिल्कुल बिल्कुल। जो जिंदा होता है, जिसमें दम होता है, उसके पीछे तो लोग पड़ते हैं। और आज हिंदुस्तान का सबसे कोहिनूर लीडर कोई है, ईमानदार, पढ़ा लिखा, बैरिस्टर, तो वो हमारा नेता है। तो वो हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे तो क्या तेजस्वी के पीछे पड़ेंगे, चाचा पलटू के पीछे पड़ेंगे? नहीं, होना तो ये चाहिए था कि विपक्ष को जो सवाल करने चाहिए थे वो सरकार से करने थे, नीतीश जी से करने चाहिए थे। लेकिन हम बराबर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सारे ज्यादातर सांसद बिहार में हैं और वो सवाल ओवैसी साहब से कर रहे हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी वो सवाल आपसे कर रहे हैं। यूपी में बताएंगे ना, उनको आने वाला है ना चुनाव, तो मतलब आप धमका रहे हैं? धमका नहीं रहे, बता रहे हैं जैसे को तैसा। वो यहाँ आकर के सिर्फ हमारे नेतृत्व को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब्दुल ईमान साहब जो कि लाखों वोटों से जीतने वाले हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन इसी में सबका चाल, चरित्र और चेहरा नजर आ रहा है। जब बहन इकरा के साथ अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो समाजवादी नहीं बोला, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बोला। जब अलीगढ़ में लिंचिंग हुआ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बोला, ना कि समाजवादी बोला। तो समाजवादी, वहां जनता देख रही है। अब तक तो हमने छोड़ रखा था कि चलो कोई नहीं, है कौम की बात कर रहा है, सेकुलरता की बात कर रहा है, लेकिन ये सब फर्जी सेकुलर जितने भी ना, गाजीपुर से लेकर के मुजफ्फरनगर तक, कैराना तक करारा जवाब मिला। सब पे भाजपा को जिताएंगे? करारा खुद जीतेंगे, दम है। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो ये कह रहे हैं कि जितने विधायक बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उतने अकेले मेरे परिवार में हैं। ऐसा है कि उनके पास विधायक है ना, वो एक दलाल है। वो अपनी जान बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और मेरे पास जो नेता है राणा रणजीत सिंह है,
जो जान बचाने के लिए राजनीति नहीं कर रहा, लोगों को बचाने के लिए राजनीति कर रहा है। तो ये फर्क है अफजल अंसारी में और राणा रणजीत सिंह। बैरिस्टर साहब की तो बात ही छोड़ दो आप। पंडित जी, आपके नेता भी उनके घर गए थे। देखिए, अगर कहीं कोई हादसा होता है, सहानुभूति प्रकट करना हो, तो हमारी मानवता नहीं मरी। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं लेकिन मानवता जिंदा है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिम का बड़ा सा बड़ा विरोधी होगा और उसके साथ कोई दुर्घटना होगी तो मैं उसके साथ हूँगा। हमारी विचार की लड़ाई है, वैमनस्यता नहीं है एक दूसरे से। क्यों विदाई की? बिल्कुल सही बात। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इकरा हसन का अगर हम भाषण सुने, यूपी से सांसद है, तो उनका कहना यह है कि 1-2 सीट जिता के क्या कर लेंगे, अगर वो सरकार बनाने की कंडीशन में हो तो उनको वोट कर दो। इकरा बहन जी को दावत देते हैं, आओ दारुसलाम। आप देखो, 7 विधायक है हमारे, मुख्यमंत्री घुटने टेकता है। आओ हमारे हैदराबाद में, फ्री में शिक्षा है, फ्री में स्वास्थ्य है, सड़कें बढ़िया, नाली बढ़िया। तो अगर यहाँ अभी तक तो एक ही अक्सर निर्माण था, अब दूसरा अक्सर निर्माण राणा रणजीत सिंह होंगे, कई होंगे हमारे, कम से कम 15 हम जीतने जा रहे हैं। सरकार जिसकी भी हो, काम हमारे इशारों पे होगा। पंडित, आखिर में एक लास्ट सवाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से सभी नेता आए चुनाव प्रचार में बिहार, तो अभी आजम खान साहब से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप बिहार चुनाव में जाएंगे, तो उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन हमने देखा कि वो लखनऊ में वो और उनके साहबजादे अखिलेश यादव से मिले, तो बिहार में उनके ना आने का कुछ खास कारण प्रचार? साहब के मिजाज कुछ बदले बदले से नजर आते हैं और ये वक्त का तगाजा है। तेल देखिए और तेल का धार देखिए, बहुत जल्द समाजवादी को पता चलने वाला है। अच्छा, कुछ अंदरूनी खिचड़ी पक रही है क्या? ये तो सबके सामने आएगा खेल।